हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू इंडस रेंजर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्या करेंगे कि देखो हिस्ट्री की जितनी वीडियोस चल रही थी उसमें हम अभी डेवलपमेंट ऑफ लेजिस्लेचर पढ़ रहे थे, ठीक है, कि जो लेजिस्लेचर है वो किस तरीके से इंडिया में डेवलप करता है, ठीक। इसी की ही कंटिन्यूस अगली वीडियो होगी, ठीक, जिसमें हम क्या देखेंगे कि लेजिस्लेचर तो डेवलप कर रहा है बट क्यों कर रहा है, ठीक है। ध्यान रखना कि अगर लेजिस्लेचर डेवलप कर रहा है मतलब इसमें हम फिलहाल क्या है एग्जीक्यूटिव जो है वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि जो इंडियन हैं उनका पार्टिसिपेशन लेजिस्लेचर में कैसे आता है, ठीक। लेजिस्लेचर में ओवरऑल जो डोमिनेटिंग फैक्टर है दैट इज़ क्या है ब्रिटिशर्स, वो किस तरीके से इंडियन को क्या करते हैं थोड़ा चारा दे करके दूर खिसकाते चले जाते हैं, ठीक है। और किस तरीके से जो इंडियंस हैं वो क्या करेंगे ब्रिटिशर्स से अपने राइट्स को लेते हैं, ठीक है। अब इसी बीच में क्या होगा, लेजिस्लेचर में डेवलपमेंट तो चल रहा है, ठीक है। इसी बीच में क्या होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज आ जाएंगी, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज आ जाएंगी, ठीक। अब पॉलिटिकल पार्टीज में फिर क्या है, आप देखोगे जो कांग्रेस है, कांग्रेस के फिर दो पार्ट हैं, आपको पता ही है स्टार्टिंग में, ठीक, कि ये 1907 में क्या होता है कि स्प्लिट हो जाता है, जिसमें कि एक मॉडरेट्स, ठीक है, और एक आपके एक्सट्रीमिस्ट, ये दो निकल जाते हैं। बट कांग्रेस पार्टी जो कि इंडियंस को रिप्रेजेंट कर रही थी, इंडियंस, ठीक है, जो रिलीजन, ठीक, और बाउंड्री के बेसिस पे एक स्टेट बनने का प्रोसीजर कर रहा था, एक स्टेट बनना चाहता था। बट उससे पहले जो कि एक ये नेशन का रोल प्ले कर रहा था, स्टेट बनने के प्रोसीजर में था, उनका जो बिहेवियर है वो किस तरीके से है, ठीक है, और क्यों लिबरल जो थे मॉडरेट्स थे या कांग्रेस का पार्टीशन होता है, क्यों एक्सट्रीमिस्ट आते हैं और किस तरीके से वो अनसेटिस्फाइड हैं, ठीक है। जो कांग्रेस का जो टाइम पीरियड है अगर हम देख के चलें कि 1895 से अगर मान लेते हैं 1905 के बीच में, ठीक है, या फिर और भी पहले हम मान लें कि चलो 1890 से 1905 के बीच में जो कांग्रेस का टाइम पीरियड है, जिससे क्या है कि सोसाइटी में मैक्सिमम जो यूथ हैं या फिर जो यंगस्टर्स हैं वो अनसेटिस्फाइड होकर या डिससेटिस्फाइड होकर के फिर अलग से डिमांड करने लग जाते हैं। 1890 से लेकर 1905 इसके बीच में हमने क्या देखा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ठीक है, उसमें क्या है कंसिस्टेंटली डिमांड चल रही है कि हमें भी बजट डिस्कस करने का मौका दिया जाए। ऑल दो बजट डिस्कस करने का राइट दे दिया जाता है बट फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं दी जाती है, ठीक है, कि हमें बहुत सारी चीज़ें पसंद है कि हम अपने स्टेट में या फिर जो एरिया है वहाँ पे करना चाहते हैं बट हमारे पास पैसे नहीं है, तो किस तरीके से होगा। और आप देखोगे कि फिर 1892 से लेकर 1902 में सिर्फ क्या है कि 25 मेंबर ही चूज़ किए जाते हैं, उसमें से मैक्सिमम जो 4-5 हैं वही इंडियन हैं। मैक्सिमम क्या है कि उसमें ऑफिशियल मेजॉरिटी, ऑफिशियल भी कौन, मैक्सिमम ब्रिटिशर्स या फिर मर्चेंट हैं या फिर ट्रेडर्स हैं या फिर उनका एक काफ़ी बड़ा ग्रुप है, जिसमें से अगेन फिर कॉमन मैन को क्या होता है कि उससे दूर रखा जाता है, ठीक है। सिर्फ अकेले आप लेजिस्लेचर को नहीं पढ़ सकते, लेजिस्लेचर के पीछे बैकग्राउंड में जरूर कुछ चल रहा होता है। अगर मान लो कि गवर्नमेंट कोई आधार अमेंडमेंट बिल ले करके आती है आज के टाइम, ठीक है, या फिर बैंकिंग में कुछ एक रिफॉर्म लाया जाता है, ठीक, तो वो एक्ट या फिर रिफॉर्म क्यों लाया जाता है, उसके पीछे का कॉज क्या है, ठीक। तो सोसाइटी में या फिर इकोनॉमी में कोई ज़रूर ऐसा एक चेंज चाहिए होगा जिसके लिए क्या होता है कि वो लेजिस्लेचर में लाया जाता है, पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाता है, नेशनल इंपॉर्टेंट का वो इशू होता है, इसीलिए फिर क्या होता है पार्लियामेंट उस तरीके से वो बिल एनेक्ट करती है या फिर कोई कानून लेकर के आती है, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि जो कांग्रेस है और उसके जो लीडर्स हैं उनमें क्या चल रहा है, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट क्यों इस तरीके से कर रहे हैं या फिर कैसे वो बिहेव कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखनी है, ठीक है। तो हमने इससे पहले की वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि जो कांग्रेस है वो क्या क्या चीज़ें मांग रही थी और कौन कौन सी चीज़ें उनको इंडियन काउंसिल एक्ट के 1892 में दिया गया था, ठीक है। अब देखो क्या है कि जो कांग्रेस है वो क्या कर रही है, अपने ऐसे ढेर सारे जो शांति दूत हैं इनके या फिर जिसको हम काउंसिल मेंबर कह लें, इनके बहुत सारे नाम हैं, ठीक है, काउंसिल मेंबर कह लें या फिर हिंदी में इसको कह सकते हैं शिष्टमंडल, ठीक,
शिष्टमंडल, इनके थ्रू क्या होता था, चाहे शांति दूत कह लो, काउंसिल मेंबर कह लो, शिष्टमंडल कह लो, कुछ भी कह लो इनको, कांग्रेस क्या करती थी, ऐसे ढेर सारे अपने एजेंडा डिसाइड करती थी। एजेंडा डिसाइड करके फिर काउंसिल मेंबर या शिष्टमंडल को क्या होता था कि लंदन भेजा जाता था कि जाओ लंदन और ये सब चीज़ें डिस्कस करके आओ। ये लंदन जाते थे, पार्लियामेंट में चीज़ें उठाई जाती थी और इनको किनारे कर दिया जाता था, क्योंकि पहले से ही इनका देखो ब्रिटिशर्स जो है उनका एजेंडा फिक्स है कि हमें क्या करना है किसी भी कंडीशन में, जो इंडियन जो कि एक क्या है गुलाम टेरिटरी है, ठीक है, मतलब वो एक रिसोर्स सप्लाइंग कंट्री है, उसकी भी किसी भी डिमांड्स को हमें मानना नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, कांग्रेस के जो मॉडरेट्स हैं पिटिशन लेटर लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद ब्रिटिशर्स को अपीज करेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे, प्रेयर करेंगे, ठीक, कि हमारी ये बात मान लो, ठीक है। अब ये जो मॉडरेट्स हैं ये इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहे हैं, क्यों नहीं ब्रिटिशर्स को डायरेक्ट क्रिटिसाइज़ करते हैं। इनके हर साल जो मीटिंग होती है उसमें क्रिटिसिज्म तो होता है, बट क्रिटिसिज्म भी कितना होगा, किस लेवल तक होगा, ये भी इन लोग जब करते हैं तो मतलब इतना ही होता है कि बस हाँ ठीक है ब्रिटिशर्स बुरे हैं, बट उनकी पॉलिसीज़ नहीं बताई जाती थी। तो इस तरीके से जो मॉडरेट्स हैं वो क्यों नहीं ब्रिटिशर्स को खुल के क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो मॉडरेट्स हैं वो अवेयर हैं किस चीज़ से, कि जो स्टेट है, ठीक, ये क्या है, डिक्टेटरशिप है, ठीक है, डिक्टेटरशिप है या डेस्पोटिज्म है, ठीक है, मतलब क्या कर रहा है ये, तानाशाही कर रहा है, ठीक। और क्योंकि जो मॉडरेट्स हैं या फिर जो कांग्रेस है जो अपने इनिशियल स्टेट में है, जो बेबी स्टेप्स ले रहा है, इनके लिए जो कांग्रेस है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो लॉर्ड कर्जन कई बार कह चुके हैं कि मैं चाहता हूँ कि किसी भी तरीके से ये पॉलिटिकल पार्टीज़ ख़त्म हो जाए, मर जाए, और मुझे पता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होंगी, एट द एंड ऑफ द डे ये ख़त्म हो जाएंगी। खासकर कांग्रेस के लोगों ने काफ़ी कुछ कहा। अब उनको लग रहा है कि नहीं, अगर क्या है कि हम स्टेट से डायरेक्ट जा करके झगड़ा करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो इट इज़ वेरी फॉर अ स्टेट, इट इज़ वेरी ईजी, ठीक है, फॉर अ स्टेट टू फिनिश ऑल दिस स्टफ्स, मतलब वो आराम से क्या कर सकते हैं, किसी भी पार्टी को या किसी भी ऐसे छोटे मोटे पॉलिटिकल पार्टीज़ को जिसका कोई भी मास बेसिस नहीं है। ध्यान रखना कि 1900 से लेकर के 1947 के बीच में, ठीक है, इंडिया की जो लिटरेसी रेट है अगर 1900 में देखें तो 2%, 47 में जिस समय आज़ादी मिली तो 17%, ठीक है। साक्षरता दर बस यही है, ठीक। गांव वालों को कोई मतलब नहीं है कि कौन उन्हें रूल कर रहा है। अगर मान लो कि ब्रिटिशर्स उन पे जो लैंड रेवेन्यू लगा रहे हैं 100% है, ठीक है, भले उनके पास कुछ नहीं बच रहा, मगर कल के दिन ब्रिटिशर्स अगर कहते हैं कि चलो ठीक है हम 100 की जगह तुमसे 40% लेंगे टैक्स या फिर जो रेवेन्यू है, वो खुशी खुशी दे देंगे और उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि हमारे ऊपर हमें रूल कौन कर रहा है, ठीक है, दे आर हार्डली अवेयर, ठीक है, क्योंकि लिटरेसी थी नहीं, मोरल वैल्यूज़ और थोड़ी बहुत जो प्रैक्टिकलिटी है वो तो कुछ एक रिलीजन की बुक पढ़ के उनके पास आ गई, बट क्योंकि जो मास जो सपोर्ट होता है किसी भी लीडर के पास उनके सपोर्टर से ही आता है। तो अब दादा भाई नारोजी हैं, आनंद मोहन बोस हैं, अरविंद घोष हैं, उसके बाद फिर जितने भी ऐसे लीडर हैं मास में अपनी जगह नहीं बना पाए। उसके सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो नेशनैलिटी होती है इसकी फीलिंग इनमें नहीं थी, ठीक है, नेशनैलिटी की फीलिंग नहीं है, स्टेट का इन्हें पता ही नहीं स्टेट क्या चीज़ होती है। इवन आप लोग को भी नहीं पता होगा, अभी भी बहुत लोग नेशनैलिटी और स्टेट को एक ही चीज़ समझते होंगे, ठीक है, बट वो डिफरेंट चीज़ है, तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो बताएंगे। बट इतनी सी समझ लो कि जो नेशन है वो नोटन से बना है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा एथनिक ग्रुप, ठीक, एक ऐसा एथनिक ग्रुप, रेस, ओरिजिन के बेसिस पे अगर कोई ह्यूमन देखा जाए, अगर मान लो कि यूपी में रहने वाले लोग सारे के सारे बिहार से माइग्रेट करके आए हैं और तमिलनाडु में रहने वाले सारे के सारे लोग मान लो कि ऑस्ट्रेलिया से माइग्रेट करके आए हैं, तो इनका जो रेस है वो अलग हो जाएगा, उनका जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है वो अलग हो जाएगा और वो कल्चर अलग हो जाएगा। तो एक ओरिजिन के बेसिस पे कल्चर या फिर एक ट्रेडिशन के बेसिस पे एक रेस तैयार होगी, उसका उनका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा उनके लिए, उनका नेशन हो जाएगा, वो उनके लिए एक छोटा सा नेशन होगा, ठीक है। अब यही डिफरेंट क्या हो गए एथनिक, और उसके साथ साथ क्या है कि रिलीजन या रेस ग्रुप जब मिलजुल करके अपना कोई एक पॉलिटिकल एजेंडा तैयार करते हैं, एक अपनी बाउंड्री फिक्स करते हैं कि हम इतने बाउंड्री में रहेंगे, तो उसको बाद में क्या कर दिया जाएगा, स्टेट, ठीक है।
तो ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा था 1905 में कि नहीं बहुत सारे एथनिक रेस या ओरिजिन ग्रुप वाले लोग मिलजुल करके ये डिसाइड कर रहे हैं कि नहीं हमें फ्रीडम चाहिए। वो तो कुछ एक लीडर हैं जो बाकी को मोटिवेट कर रहे हैं कि नहीं तुम्हें चाहिए फ्रीडम, तुम्हें फ्रीडम चाहिए इस तरीके से, या बता रहे हैं कि नहीं डिमेरिट्स क्या हैं। तो उनके बेसिस पे ये होता है कि कुछ एक अपने पॉलिटिकल एजेंडास तैयार करते हैं। बट क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग थे जो कि कांग्रेस के अपीजमेंट पिटिशन प्रेयर के जो कह सकते हैं प्रोसीजर से सेटिस्फाइड नहीं थे। जो बिल एनेक्ट किया जाता था कांग्रेस के थ्रू या बजट में जो डिस्कस करना चाहते थे उससे भी सेटिस्फाइड नहीं थे। क्योंकि कांग्रेस क्या चाह रहा था, ठीक है, जो मॉडरेट्स थे, एग्जैक्टली कांग्रेस नहीं कहेंगे, मॉडरेट्स जो उस समय थे कांग्रेस में, वो क्या चाह रहे थे, सबसे जो उन्होंने प्रायोरिटी दी पहली चीज़ कि इकोनॉमिकल फ्रीडम, ठीक है, इकोनॉमिकल फ्रीडम एट पार विथ अदर कॉलोनीज, ठीक है। बाकी कॉलोनीज में जितनी की इकोनॉमिकल फ्रीडम दी गई है, मतलब वो बजट डिस्कस कर सकते हैं, अपने आप को फाइनेंस कर सकते हैं, ठीक है। और जो प्रोविंस है, प्रोविंसेस में क्या है कि थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी है उनको, तो उसकी डिमांड कर रहे थे। सेकंड में वो बात करते हैं कुछ एक फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं कि हमें जॉब की, घूमने की और बाकी कुछ चीज़ों की थोड़ी बहुत फंडामेंटल राइट्स होनी चाहिए। बट ब्रिटिशर्स बार बार क्या थे, इसको नेग्लेक्ट कर रहे थे। अब 1900 फिर जो 3 होता है, 1903 से लेकर 1905 के बीच में जो ये चलता है हमारा स्वदेशी मूवमेंट, उसके साथ साथ फिर जो ये बंगाल पार्टीशन का विद्रोह किया जाता है, तब जो एक्सट्रीमिस्ट है चाहते हैं कि क्यों ना इसको इंडिया के जो बंगाल है इसके बाहर ले जाया जाए। बंगाल मतलब वो 4-5 मिलके कुछ जो स्टेट्स थे जैसे कि उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल इंक्लूडिंग बांग्लादेश, आसाम का कुछ हिस्सा, ठीक है, तो इससे बाहर लेके जाया जाए। बट अब क्योंकि जो एक्सट्रीमिस्ट जो मॉडरेट्स थे वो चाहते थे कि अगर बाहर ले गए तो इंडियंस इतने अवेयर नहीं हैं या फिर उनको ये पता नहीं कि वो किस कंट्री में रहते हैं, ठीक है, तो क्योंकि इनके अंदर नेशनलिज्म की कोई फीलिंग नहीं है तो क्या होगा, ऑब्वियस है ये जो मूवमेंट है ये फेल हो जाएगा, ठीक है। अब यहीं पे क्या होता है कि बहुत सारे जो मॉडरेट्स में से जो कुछ लीडर होते हैं वो अलग हो जाते हैं, जिनका जो व्यू होता है ये अलग होता है। वो क्या मानते हैं, और उनमें से 4 मेन लीडर कौन थे, आप लोग ने इनका तो नाम सुना ही होगा, लाल, बाल और पाल, ठीक है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ठीक है। बट इसमें एक जन और थे, अरविंदो घोष, ठीक, जो बाद में चेन्नई चले जाएंगे और जाके वहाँ पे ऑरोविलो बना देंगे। ऑरोविलो के बारे में जरूर सर्च कर लेना। तो ये 4 जो लीडर थे ये थे, क्या थे, टोटली डिससेटिस्फाइड थे जो भी चल रहा था 93 से 95 के बीच में, मतलब स्वदेशी मूवमेंट को वो पैन इंडिया करना चाहते थे। उसके साथ साथ क्या है कि उनको इकोनॉमिकल फ्रीडम नहीं चाहिए, उनको सिर्फ एक चीज़ चाहिए, दैट इज़ क्या है, स्वराज। और उसको लेकर के इनकी अपनी अलग अलग आइडियोलॉजीज थी। जैसे लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक को ले लो तो इन्होंने काफ़ी अग्रेसिवली कहा कि ये तो हमारा बर्थ राइट है एंड आई शैल अटेन इट, ठीक है। अब पाल कहते हैं कि नहीं, इंडस्ट्री या फिर कोई भी चीज़ अगर इंडिया में एस्टेब्लिश होगी तो सबसे पहले चीज़ क्या होना चाहिए कि टोटल इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए, तभी क्या है सोशल वेलफेयर हो पाएगा, ह्यूमन वेलफेयर हो जा पाएगा, या फिर क्या है एजुकेशन की पॉलिसीज़ ढंग से इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं। और वहीं फिर जो अरविंद घोष हैं वो क्या कहते हैं कि किसी भी ह्यूमन का सेल्वेशन तब तक अचीव नहीं हो पाता, ठीक है, किसी भी ह्यूमन का सेल्वेशन तब तक अचीव नहीं हो पाता जब तक से वो क्या है पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं गेन कर लेता, ठीक है। वो बात कर रहे थे पॉलिटिकल फ्रीडम गेन नहीं कर लेता। पॉलिटिकल फ्रीडम मतलब पार्टी बनाना, अपने मुद्दों को आगे रखना, पार्लियामेंट में डिस्कस करना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं गेन जब तक से नहीं आएगा तब तक से क्या है कि स्पिरिचुअल फ्रीडम नहीं आएगा, और तब तक से क्या है इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने का कोई इशू या फ़ायदा नहीं होगा। इकोनॉमिकली हम फ्री भी हो जाते हैं तब, ठीक है। तो इन चारों की अपनी अलग अलग फिलॉसफी थी, ठीक है। बट इसमें से क्या है कि इनके आपको किस किस सेशन में ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, ठीक है, लाल बाल पाल किस किस सेशन में कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इन्होंने बुक लिखी हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ पे इनके आश्रम थे और कौन कौन इनके फॉलोअर्स थे। ये 3 चीज़ आपको याद करनी है और अगली वीडियोस में हम इसको डिस्कस भी कर लेंगे और बता भी देंगे। आई विश आपको यहाँ तक की जो चीज़ें समझ में आई होंगी, आगे भी इसको हम कंटिन्यू करेंगे और लेजिस्लेचर ही चलता रहेगा, और लेजिस्लेचर के ही अलग अलग पार्ट्स में हम फ्रीडम जो स्ट्रगल है वो चल रहा है उसको डिस्कस कर लेंगे, नेशनलिज्म में उसको भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट में जो भी चीज़ पहुँचेगा वो कॉमन जनता से ही पहुँचेगा और वही मुद्दे होंगे, और वही मुद्दे कल के दिन फिर क्या है इंडिपेंडेंस में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करेंगे।
मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।